गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको मूल्यांकन का परीक्षण यानी उसका टेस्ट उसके बारे में बताऊंगी। परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके आधार पर संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं, उपलब्धियों, क्षमताओं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन करने से बच्चों का टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा कितना समझा है, कितना उसको समझ में आया है और कितना नहीं आया। अपन मंथली भी टेस्ट ले सकते हैं और क्वार्टरली भी ले सकते हैं और वीकली भी परीक्षा टेस्ट ले सकते हैं। मूल्यांकन व्यापक शब्द परीक्षण का शब्द है। यह शिक्षालय द्वारा शिक्षालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। इसमें परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन एवं व्याख्या सम्मिलित रहती है। इस प्रकार परीक्षण के उपकरण होते हैं तो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रखने से है जो इसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर देता है। विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले प्रकृति के आधार पर दो तरह से टेस्ट लिया जाता है। उसमें है मौखिक और लिखित। मौखिक में होता है अपन ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है, फिर आधे घंटे को पढ़ाने के बाद 10 मिनट अपन उन बच्चों को जो आपने पढ़ाया है, अपन ने पढ़ाया है, उसके अंदर क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसके बारे में उनसे पूछना। अगर उन्होंने सही उत्तर दे दिया तो समझ लेना कि अपन ने जो भी पढ़ाया है बच्चों को समझ में आ गया है। फिर दूसरा है लिखित। बच्चे ने एक बार मौखिक रूप से बता दिया है तो फिर आपको क्या करना है कि उनका सप्ताह में लिखित परीक्षा लेनी चाहिए। कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। जब अपन लिखित रूप से उनका परीक्षण करेंगे, टेस्ट लेंगे, तो पता लगेगा इस बच्चे को कितना नॉलेज है। कोई बच्चा लिख अच्छा सकता है और बोल नहीं सकता है, तो उससे क्या है कि ये पता लगता है कि बच्चा समझ तो गया है लेकिन बोल करके नहीं बता रहा है, वो लिख करके आपको अच्छी तरह से बता रहा है और उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, इस तरह से। उसके बाद दूसरा है थर्ड है प्रयोगात्मक। जो भी आप प्रैक्टिकल करके बच्चों को समझाओगे उसके अंदर प्रयोगात्मक परीक्षा अच्छी तरह से समझ पाएगा और वह आपको बताएगा कि जल्दी से जल्दी जो भी चीज़
आप बच्चों को, जैसे पृथ्वी का आपने भूमंडल के बारे में बताया, तो उसका एक नक्शा अपने बच्चों के सामने कर रख दिया, तो बच्चा उस नक्शों को देख करके जो भी चीज़ आप उसको पूछोगे वो अच्छी तरह से उसको देख करके बता देगा। वो प्रयोग करके भी ब्लैक बोर्ड पर भी आपको अच्छी तरह से बता देगा। ये आपका परीक्षण टेस्टिंग पहला प्रकृति के आधार पर हुआ। दूसरा है प्रशासन के आधार पर। मूल्यांकन प्रशासन के आधार पर किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण, इसके अंदर एक एक बच्चे को लेकर के उसको उसके बारे में अच्छी तरह पूछना और उसके बारे में बताना कि बच्चे का परीक्षण सही हो रहा है या नहीं हो रहा। वह अकेला एक बच्चा को, बहुत से बच्चे होते हैं कि ग्रुप में बैठ कर के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन ये बच्चे अकेले बुला करके उनसे पूछोगे तो उनकी जो कितनी नॉलेज है वो अपने सामने आ जाएगी। तो एक एक बच्चे का परीक्षण लेने से उसका मूल्यांकन अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर दूसरा है, इसी में प्रशासन के आधार पर सामूहिक परीक्षण, यानी ग्रुप के अंदर बच्चों का परीक्षण लिया जाना ही है। पूरी क्लास को आप बिठा दिया, उसके अंदर बच्चों को प्रश्न पूछे गए जो आपने पढ़ाया आधे घंटे में, जो प्रश्न आपने बच्चों से पूछे, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो तो आपके प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छी तरह से दे देगा, और जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होगा तो उन बच्चों को देख करके सीखेगा कि इन्होंने उत्तर दिया है तो हमें भी आना चाहिए। और हो सकता है सामूहिक रूप में दे तो बच्चा आगे से आगे बोलेगा और आगे से आगे आपको समझाएगा, तो वो समझ जाएगा सामूहिक रूप से। फिर थर्ड है प्रयुक्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण के आधार पर। अब आप जो पढ़ाने जा रहे हो तो आपने किस टीचिंग एड का प्रयोग किया, कौन सी सामग्री बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में ली, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसके साथ आप कौन सी सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, उसके आधार पर छात्रों को पूछा जाता है, बताए, मतलब वर्बली टेस्ट लिया जाता है। ये बच्चे का तो उसके अंदर क्या होता है कि शब्द के आधार पर, जैसे आपने कोई चार्ट बताया, जो सामग्री ली वो चार्ट बता करके बच्चों को आपने पूछा ये क्या चीज़ है, ये किसका नक्शा है, ये कौन सा स्टेट है, ये कहाँ भारत है या विदेश है, उसके बारे में अगर नक्शा बता करके बच्चों को बताया तो वो शाब्दिक रूप से उसका बताएगा। जिसको होशियार होगा, आपने पूछ लिया कि पूना कहाँ है, उत्तर प्रदेश किधर है, तो इस तरह से अगर वो नक्शा देखेगा तो बच्चों को उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। अब अशाब्दिक यानी सिर्फ इशारा करके, बोलना नहीं है, इशारा करके पूछना है कि बच्चों को कि ये क्या चीज़ है, आप क्या बना रहे हो, ये प्रैक्टिकल में जो भी जानवर आपने बताया है, आँख पे इशारा करके बताया क्या है, ये अशाब्दिक, बोलना नहीं है, बिना बोले ही बच्चों को उसके बारे में पूछना है, यह है अशाब्दिक टेस्ट। उसके बाद चौथा पॉइंट है परीक्षणों की रचना के आधार पर। परीक्षणों की रचना अपने किस प्रकार से किए उसके आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण यानी अध्यापक ने कौन सा नया निर्माण किया है उसके आधार पर वह टेस्ट लिया जाता है। जैसे अध्यापक ने पेपर बना दिया, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, पूरा टॉपिक पढ़ा दिया और उसके आधार पर आपको बता दिया कि अब इस टेस्ट का उत्तर दो, तो ये क्या है, अध्यापक निर्मित होगा। इस तरह से बच्चों का टेस्ट अपन 4 प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद में इसके अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर के फलांकन के आधार पर भी परीक्षण को 2 भागों में निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में बांटा जा सकता है।
परीक्षण में मापे जा रहे गुण के आधार पर भी परीक्षणों के कई भाग है, जैसे उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण इत्यादि। परीक्षण में लगने वाले समय के आधार पर परीक्षणों को गति, प्रशिक्षण तथा सामर्थ्य परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। अब परीक्षण की बात, मूल्यांकन परीक्षणों के कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन के परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपने को समझना है। मूल्यांकन की परिभाषात्मक प्रविधियाँ विद्यार्थियों के संबंध में विश्वसनीय, वैध एवं उपयोगी साक्ष्यों को एकत्रित करता है। इन प्रविधियों में विभिन्न प्रकार की परीक्षण जैसे उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण इत्यादि सम्मिलित है। परीक्षण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। परीक्षाएं मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक प्रकार की होती है। इनमें लिखित परीक्षा के लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण विद्यालय में विद्यार्थियों की विषय संबंधी अर्जित ज्ञान, बोध एवं कुशलता का मापन करते हैं। इनमें निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग होता है, जिनकी अपनी विशेषताएं एवं सीमाएं हैं। अब है परीक्षा एग्जाम किस प्रकार से होते हैं, परीक्षाएं किस प्रकार से होती है। सबसे पहले विधि है परीक्षा की मौखिक परीक्षाएं, मौखिक रूप से परीक्षाएं ली जाती है। दूसरा है प्रायोगिक परीक्षाएं और तीसरा है लिखित। मौखिक परीक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ने की योग्यता, उच्चारण, सूचनाओं की जांच तथा लिखित परीक्षा की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे बालक के व्यक्तिगत गुणों की जानकारी होती है। परीक्षा उसके आत्मविश्वास, अभिव्यंजना शक्ति की जांच करती है। प्रायोगिक परीक्षाएं प्रैक्टिकल, प्रायोगिक विषयों में बालकों की क्रियाशीलता या कौशल के परिणाम हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। कार्यों के नमूनों का अवलोकन किया जाता है। लिखित परीक्षा छात्रों के ज्ञान प्राप्ति, पाठ्य वस्तु को संगठित करने तथा व्याख्या करने का योग्यता की जांच के द्वारा की जाती है। ये निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ उपलब्धियाँ होती है। मौखिक परीक्षा के लिए साक्षात्कार, पूछताछ, विचार विमर्श। प्रायोगिक परीक्षा के लिए अवलोकन, प्रयोग, पूछताछ इत्यादि है। मूल्यांकन तथा परीक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा पद्धति के आधार पर परीक्षा तथा मूल्यांकन का प्रचलन प्राचीन समय से ही हो रहा है। आज इस केवल शैक्षिक प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की केवल विषय संबंधी योग्यता ही नहीं, उनके पूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहार परिवर्तन को मापने का प्रयास किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि परीक्षण की तुलना में मूल्यांकन कहीं अधिक उपयोगी, विश्वसनीय, प्रमाणिक है। अभी मापन, मेजरमेंट, आपने बच्चों को पढ़ाया, उसका तुलना कैसे करोगे, कैसे आप इसको मापोगे? मापन से हमारा तात्पर्य किन्हीं निश्चित इकाइयों
में वस्तु या गुण के परिणाम का मात्र पता लगाना है। जैसे किसी रेखा की लंबाई, किसी विषय के प्राप्तांक अर्थात शिक्षा संबंधी किसी तथ्य के विभिन्न आयामों तथा अंक, ग्रेड, यात्रा आदि प्रदान करना है शैक्षिक मूल्यांकन माना जाता है। मापन की संपूर्ण क्रिया में तथ्यों को उचित इकाई में प्रकट किया जाता है। यह मापन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। थॉर्नडाइक के शब्दों में प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापन योग्य है। और जी.सी. हेल्मस्टेटर के शब्दों में मापन को किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित किसी विशेषता की मात्रा का अंकित वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मापन कितने प्रकार के होते हैं? मापन दो प्रकार के होते हैं, मानसिक मापन और भौतिक मापन। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोगिता, उपलब्धि आदि। मानसिक मापन की प्रकृति सापेक्षित होती है, अर्थात उसमें प्राप्तांक का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है। भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई भौतिक मापन होता है। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। मापन का संबंध केवल उस प्रक्रिया से है, शिक्षार्थियों के संबंध में यह ज्ञान कराती है कि कोई योग्यता अथवा कुशलता शिक्षार्थियों में किसी स्तर तक है। मूल्यांकन में मापन के साथ मूल्य भी निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार मापन मूल्यांकन का आवश्यक अंग है। मूल्यांकन में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का संख्यात्मक विवरण, योग्यताओं के गुणात्मक विवरण तथा इन दोनों के आधार पर मूल्य निर्धारण या निर्णय लेना सम्मिलित होता है। अब क्या गलतियाँ होती है उसे, और विद्यार्थियों परीक्षा दे और परिणाम निकलने कि वह प्रति मिनट 40 शब्द टाइप करता है और कुल 5 गलतियाँ करता है, तो इसे मापन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें मुख्य टाइप करना है, गति एवं परिशुद्धियाँ तथा तथ्य के वे परिणाम हैं जिनका मापन किया जाता है। 40 शब्द में 5 गलतियाँ हैं, ये प्रतीक है कि इसमें परीक्षण की टाइपिंग में योग्यता प्रमाणित हुई है। यदि विद्यार्थी की टाइप करने की योग्यता को अन्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के सामने रखकर आंका जाए और इस आधार पर उसे माध्यम या बी ग्रेड दी जाए, तो इस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। अब मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है? फर्स्ट है मूल्यांकन। मापन एक भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं का परिणाम है, और मूल्यांकन व्यक्ति के संबंध में क्या अच्छा है क्या बुरा है अर्थात गुण दोषों का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट, मापन संख्या मूल्य है और मूल्यांकन में संख्यात्मक तथा गुणात्मक मूल्य दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट, इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी होती है। मूल्यांकन में इसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है यह ज्ञात होता है। नेक्स्ट, मापन में यह साधन है, साध्य नहीं, और मूल्यांकन वह अपने में साध्य है। नेक्स्ट, मापन द्वारा किसी के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बन सकती है। नेक्स्ट, और मूल्यांकन के द्वारा स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर होता है और मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त करना होता है।
नेक्स्ट, इसका क्षेत्र सीमित होता है, मापन का क्षेत्र सीमित होता है, व्यवहार के कुछ आयामों को ही प्रतीक प्रदान करता है। इसका क्षेत्र व्यापक है, ये छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यांकन अंकन करता है। नेक्स्ट, इस मूल्यांकन, इसका कार्य केवल अंक प्रदान है और मापन में अंक प्रदान है और मूल्यांकन में अंक प्रदान नहीं है। मूल्य के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी की जाती है और मूल्यांकन परिणामों के आधार पर सार्थकता के साथ भविष्यवाणी करता है। मापन केवल मात्रात्मक है और मूल्यांकन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों है। अभी परीक्षा, ये तो आपका मापन और मूल्यांकन में अंतर आपका हो गया है। उसके बाद में है परीक्षण और मापन में अंतर। मापन और परीक्षण के दो खाने बना लीजिए, एक तरफ मापन का लिखिए और दूसरी तरफ मूल्यांकन का लिखिए। पहला है मापन का प्रयोग व्यापक रूप से होता है, मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है, जबकि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। और सेकंड, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष विषय में ज्ञान किया जाता है। नेक्स्ट, मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है और परीक्षण का संबंध मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। नेक्स्ट, मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान किया जाता है। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीयकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की उपकरणों की आवश्यकता होती है। परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरणों के रूप में किया जाता है। अब रचनात्मक आंकलन और योग्यात्मक आंकलन, यह आपके सिलेबस में भी दे रखा है, तो आप उसको अच्छी तरह से देखना। रचनात्मक आंकलन में क्या होता है कि रचनात्मक आंकलन को प्राय आरंभिक आंकलन के संदर्भ में भी प्रयुक्त किया जाता है। अंग्रेजी शब्द का अर्थ है रचनात्मक एवं आरंभिक दोनों से ही होता है। रचनात्मक आंकलन के संदर्भ में प्रोफेसर एस के दुबे लिखते हैं, रचनात्मक आंकलन का आशय छात्रों में होने वाले उस व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होवे। और अर्थात इसमें छात्र एवं छात्रों द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। आंकलन की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। छात्रों को प्रारंभिक स्तर में ग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद शिक्षक इन ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश प्रश्न पत्र बनाता है जिससे इसके बारे में बच्चा अच्छी तरह से बता सके। अब है रचनात्मक आंकलन। इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, इसके द्वारा छात्र द्वारा प्रदत्त ज्ञान को किसी स्तर तक आत्मसात किया जाता है, इसका पता चलता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में किस प्रकार प्रयोग करता है। रचनात्मक आंकलन द्वारा छात्रों की तर्क शक्ति को भी ज्ञात करता है कि वह प्राप्त ज्ञान से पृथक हटकर भी कुछ विचार कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट, रचनात्मक आंकलन का उद्देश्य छात्र में नित्य चिंतन एवं विचार शक्ति का आंकलन किया जाता है। अभी रचनात्मक आंकलन के दोष क्या क्या है उसके बारे में, उसने आपने जो रचनात्मक आंकलन किया है उसके दोष क्या क्या है उसके बारे में। इस आंकलन के द्वारा छात्रों के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आंकलन की अनेक विधियों के प्रचलन के साथ साथ इस विधि को कोई आवश्यक नहीं है।
छात्रों की विचार शक्ति, तर्क शक्ति का आंकलन करना सरल नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर पर ही आकलन करके छात्रों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। रचनात्मक आकलन का क्षेत्र संकुचित होता है। इसके द्वारा छात्रों के विषय किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। दूसरा है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन के अंदर मूल्यांकन के संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द में सैमसन का अर्थ योग्य होता है और सुमेरेटिव शब्द का संबंध सुमेरेशन शब्द से होता है। अतः इसको योगात्मक आकलन के नाम से जाना जाता है। इस आकलन में छात्रों के संपूर्ण पक्षों से संबंध सूचनाएं एकत्रित की जाती है तथा उनका संश्लेषण विश्लेषण किया जाता है। योगात्मक आकलन के क्या लाभ है? फर्स्ट है, आंकलित मूल्यांकन के व्यापक निहित होता है, जो कि अन्य मूल्यांकन में नहीं हो पाया जाता है। इसमें छात्रों के समस्त पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है। सूचनाओं की संश्लेषण और विश्लेषण के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय वैध स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आंकलन मूल्यांकन के क्षेत्रों में अंतर्निहित होता है, प्रतिभाएं दिखाई देती है। नेक्स्ट, आंकलन मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के ज्ञान स्तर एवं व्यवहारिक स्तर का उचित मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में जबकि बालक केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, आंकलन मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका करता रहता है। अब योगात्मक आंकलन के दोष। योगात्मक आंकलन में अनेक गुण होते हुए भी विद्वानों ने इसको पूर्ण रूप से दोषी माना गया है। पहला है, आंकलन मूल्यांकन में प्रयुक्त सूचनाओं पर पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं किया जा सकता है तथा जब किसी वैध एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त हो, उसमें सूचनाओं को प्राप्त करना है। नेक्स्ट है, सूचनाओं की संश्लेषण और विश्लेषण में समय नष्ट होता है। नेक्स्ट, भारतीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन प्रणालियाँ नहीं है, क्योंकि इसमें सूचनाओं को एकत्रित करने में अधिक धन व्याप्त होता है। नेक्स्ट, आंकलित मूल्यांकन के शिक्षा के अन्य सूचना स्रोतों पर निर्भर होता है। आंकलित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर कम प्रभावशाली होता है, क्योंकि इस स्तर पर छात्र विकसित होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मतलब जो व्यापक दृष्टि से किया जाता है वह क्या है? शिक्षा एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षा एवं आंकलन दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कौशल, इस प्रकार आंकलन का संबंध न केवल ज्ञान से बल्कि बालकों के विकास से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे कौशल, समझ, प्रशंसा, प्रोत्साहन, रुचियाँ, आदतों और दृष्टिकोण से संबंधित पक्षों में जैसे का आंकलन तथा पुष्टिकरण देना होता है। अतः कहा जाता है कि आंकलन द्वारा सभी अधिगम अनुभव जो विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं समसहित दोनों ही क्षेत्र से संबंधित है वो ध्यान में रखा जाता है। अब एक सतत आंकलन क्या है? सतत आंकलन योजना का सतत या निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। सतत आंकलन पद्धति में सामान्य रूप से संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक माह इस इकाई का अध्यापन करने के बाद स्वाभाविक रूप से परीक्षण किया जाता है, जिसका व्यवस्थित अभिलेखा रखा जाता है। प्राथमिक और पूर्व से परीक्षण किया जाता है। सतत आंकलन का महत्व क्या है? इस प्रथा की
द्वारा जो भी आप पढ़ाते हैं उसका भली भांति परिचय कराया जाता है। सत्रांत में विद्यार्थियों के द्वारा कुछ पाठ्यांश को पढ़ाया जाता है और उससे शैक्षिक क्या लाभ होता है या उसका विपरीत असर पड़ता है, उसके बारे में उसको अच्छी तरह से उसका महत्व समझाया जाना चाहिए। इन तथ्यों का प्रयोग एक ऐसे उपचारात्मक शिक्षण यंत्र तथा समृद्ध शिक्षण के रूप में किया जा सकता है, जिसके लिए बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का अधिगम विकास किया जा सकता है। इस प्रकार सतत आकलन के परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं और सतत और व्यापक मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र होता है। यदि एक प्राथमिक शिक्षक अपने ज्ञान एवं कार्यकुशलता की सहायता से आकलन का प्रयोग विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन और कठिनाइयों और उनके कारणों और निदान करने के लिए कर सकते हैं, तो वह उचित उपचारात्मक साधन अपना उसके प्रतिरोध क्षति को कम कर सकता है। विद्यार्थी को वांछित कार्य क्षमताओं योग्यताओं का विकास सार्थक ज्ञान का विद्यार्थी की वांछनीय कार्य क्षमता और योग्यताओं का विकास, जिससे वह की भविष्य में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। सार्थक ज्ञान का अनेक तथ्यों पर निर्भर करता है, जैसे विद्यार्थी की रुचि, शिक्षा स्तर, ज्ञानार्जन के लिए उपलब्ध समय है, शिक्षा के लाभ उठाए जा सकते हैं। अब हम आपको कल सतत आकलन का आयोजन, सतत आकलन के संबंध में राज्य शिक्षा संस्था की स्तुति के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।